जी स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है उसका नाम है AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जिस तरह हमने पहले डिस्कस की थी सर्विसेज के हवाले से। सर्विस अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा कितना कंट्रोल है और AWS का कितना कंट्रोल है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो ना वो यहाँ पे एक ओवरव्यू करेंगे यहाँ पे कि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है AWS, ऑब्वियसली हम उनकी रेंट की चीजें ले रहे हैं, AWS की रेंट के ऊपर हम सर्विस यूज कर रहे हैं उनकी। तो वहां पे अगर कोई सर्विस यूज कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी और AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है। हमने तो अपनी पढ़ ली कि हमारी कहाँ तक होगी। आप हम ये भी डिस्कस करेंगे थोड़ा मजीद में डिटेल में जाके कि ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। शेयर्ड मतलब कि जो हमारे दरमियान, जो कंज्यूमर है, जो हमारा यूजर है उसके दरमियान, और जो सेलर है जिसको हम AWS भी कहते हैं, क्लाउड कहते हैं, उनकी जो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी आपस में, वो क्या है यहाँ पे ये पढ़ते हैं। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है AWS की। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे होगी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे होगी। ये तो हमने पहले भी डिस्कस की है चीजों को कि AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑब्वियसली अगर AWS की हम बात करते हैं तो वो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। तो क्लाउड प्रोवाइडर्स जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी वहाँ पे हार्डवेयर लगा हुआ है, फिजिकली जो डाटा सेंटर बना हुआ है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। फर्ज कर लें वहाँ पे डाटा सेंटर लगा हुआ है AWS का, ठीक है। या व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं, कि व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे उन्होंने अपना डाटा सेंटर बनाया हुआ है व्हाट्सएप वालों ने। और वहाँ पे हम हमारी जो भी चैट है, जो भी हमारी डाटा वहाँ पे स्टोर हो रहा है AWS के व्हाट्सएप के डाटा सेंटर के अंदर। अब हमें इस चीज की टेंशन की जरूरत नहीं है कि जो डाटा सेंटर AW व्हाट्सएप ने या फेसबुक ने बनाया हुआ है, कि उसकी जो फिजिकल सिक्योरिटी होगी, उसकी बिल्डिंग की, वो किस तरह होगी। जिस तरह हम बैंक के अंदर अपने कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होगी कस्टमर की कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कितने आर के लिए काम करता है। क्या एक सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे या दो सिक्योरिटी गार्ड है, कितना सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये बैंक वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिनकी हम सर्विस को यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम क्लाउड के अंदर AWS की सर्विस को यूज कर रहे हैं तो जो क्लाउड का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फिजिकली वहां पे लागू हुआ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी AWS की होगी। और जो उससे ऊपर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हमारा डाटा है उसके ऊपर पड़ा हुआ है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे दो चीजें उन्होंने लिखी हुई है, कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी और AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी। कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जो डाटा हम वहाँ पे रख रहे हैं, एप्लीकेशन किस तरह काम कर रही है, हमने एक्सेस किस किस को दी हुई है, IAM के अंदर वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, नेटवर्क फायरवॉल भी हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे कि नहीं कर रहे हैं, इस तरह कुछ इंक्रिप्शन होती हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो नीचे वाली लेयर होती है, जो लोअर लेयर होती है, वो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजन, अवेलेबिलिटी जोन किस तरह काम कर रहे हैं, रीजन तुरंत डाउन हो गया उनका, एज लोकेशन कितनी बनी हुई है, वो किस तरह काम कर रही है, सही काम कर रही है या ऑफ है या ऑन है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी होती है सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको आप जरा अपना रीड कर लेना। अब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड और एक आता है सिक्योरिटी इन द क्लाउड। तो ये दो टर्म आपने सिर्फ याद रखनी है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के अंदर सिर्फ दो चीजें आती हैं। एक मिनट, सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड एंड सिक्योरिटी इन द क्लाउड। तो जो कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे अगर हम बात करें जो कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम कहेंगे सिक्योरिटी इन द क्लाउड। और जो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हम कहेंगे सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, ठीक है। ऑफ की मतलब सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, और सिक्योरिटी इन द क्लाउड को जरा समझे कि सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड का मतलब क्या होता है, जो ओवरऑल सिक्योरिटी होती है, जो बाहर वाली सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी इन द क्लाउड जो क्लाउड के अंदर की सिक्योरिटी मतलब कि हम जो हमारे अकाउंट की एक्सेस किसके पास है, हमने कितने लोगों को ऐड किया हुआ है, किस तरह उसको हम रन कर रहे हैं सर्विस, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। तो सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड का मतलब जो होता है, जो बाहर वाली चीजें होती हैं, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कंप्यूट, स्टोरेज डिवाइसेस, डेटाबेस डिवाइसेस, नेटवर्किंग सर्विसेज, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजन्स उसके अंदर आ जाते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स आ जाते हैं, एजुकेशन आ जाते हैं। तो इसको हम मिला के कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड किसको कहते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ डाटा सेंटर, कि जो डाटा सेंटर में बना हुआ है उसकी जो फिजिकल सिक्योरिटी होती है उसको हम काउंट करेंगे सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड के अंदर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे डिवाइसेस किस तरह लगी हैं,
जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे हाइपरवाइजर प्लेयर काम कर रही है वो किस तरह काम कर रही है, तो उसको तो हम नहीं देख सकते। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडब्ल्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो किसके अंडर आती है, सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड के कैटेगरी के अंदर आती है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क किस तरह बनाया है उन्होंने, वहाँ पे जो वो अपना पूरा नेटवर्क इंट्रो डिडक्शन, कुछ यहाँ पे फायरवॉल्स होती हैं वो किस तरह वहाँ पे काम कर रही है उन्होंने, ये भी सर्विसेज होती है वो किस तरह की हमें प्रोवाइड कर रहे हैं हिसाब से, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड के अंदर आती है। वर्चुअलाइजेशन, हाइपरवाइजर की बात हो रही है कि वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन किस तरह हो रही है। हम हमने यही चीज तो डिस्कस की थी कि अगर हम जो है ना वो एक वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं, एक होस्ट मशीन यूज कर रहे हैं, तो एक होस्ट मशीन के ऊपर हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, वो वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। तो उनको कौन देख रहा है बैकएंड के ऊपर, एडब्ल्यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आ रही है, फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ डाटा सेंटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एडब्ल्यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमारी कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है सिक्योरिटी इन दी क्लाउड। तो सिक्योरिटी इन दी क्लाउड का मतलब क्या है, क्लाउड के अंदर की सिक्योरिटी। अब क्लाउड के अंदर की सिक्योरिटी क्या होगी, कि हम डाटा किस तरह एक्सेस कर रहे हैं, हम अगर कोई डाटा वहां पे रखा हुआ है कि हमने उसको एन्क्रिप्ट किया कि नहीं किया। हमारा अकाउंट जो है, जो मेन चीज होती है कि हमारे अकाउंट के एक्सेस किस किस के पास है। अगर किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है, तो हमने किस किस को एक्सेस दी हुई है, कितने यूजर्स क्रिएट हुए हैं, किए हुए हैं। अगर कोई यूजर क्रिएट किए हुए हैं अपने अकाउंट के अंदर, यूजर क्या होते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है AWS पर, मेरे पास अकाउंट है, तो मैं आपको एक्सेस देना चाहता हूँ अपने अकाउंट की, तो मैं क्या करूंगा, यूजर्स क्रिएट करूंगा और उस यूजर के क्रेडेंशियल आपको दे दूंगा, और आप मेरे अकाउंट के अंदर विदाउट मेकिंग साइन अप एनी AWS अकाउंट, आप मेरे अकाउंट से लॉगिन हो सकते हैं और कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कोई सर्विस आपने बनानी है वो कर सकते हैं, कोई काम परफॉर्म करना है, कोई टास्क, अब वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने यूजर कितने क्रिएट हुए किए हुए हैं, और उन यूजर को मैंने रोल्स क्या साइन किए हैं, क्या परमिशन उनके ऊपर साइन किए हैं, क्या पॉलिसीज लगाई हैं उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें आती हैं सिक्योरिटी इन द क्लाउड के अंदर। Amazon EC2 इंस्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड पैचिंग मेंटेनेंस के, अगर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह चल रहा है, उसको पैचेस भी हम खुद लगाएंगे, उसको मेंटेन भी हम EC2 को अपनी जो वर्चुअल मशीन खुद करेंगे। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन पासवर्ड, रोल बेस्ड एक्सेस एंड अदर, की हमारी एप्लीकेशन किन किन सर्विस को एक्सेस कर रही है और उस बिना में कितना बिल आ रहा है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सिक्योरिटी इन द क्लाउड। जिस तरह हमें कोई फर्ज कर लें, हमारा EC2 है, अब EC2 को हमने डिफरेंट यूजर क्रिएट किया अपने अकाउंट के अंदर। अब हमारा जो EC2 है ना वो टर्मिनेट हो गया, किसी ने टर्मिनेट कर दिया EC2 को, तो अब हम एडम से कंप्लेन करेंगे, उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे कि भाई आप इसके रिस्पॉन्सिबल है, नहीं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये काम हमारे अकाउंट के अंदर से होगा, किसी यूजर ने किया इसको टर्मिनेट, ठीक है, जिसको नहीं करना चाहिए था, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद, हम हमारी खुद किया, और जो ओनर होगा जिसने यूजर से साइन किए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी। सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगरेशंस कि अगर हम अपना कोई वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो ये भी डिस्कस करेंगे कि उसके ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप हम किस तरह लगा रहे हैं, किस किस को हम अलाउ कर रहे हैं, कौन से पोर्ट इनेबल कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड आर होस्टेड फायरवॉल, वहाँ पे हम कौन सी फायरवॉल यूज कर रहे हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस, अकाउंट मैनेजमेंट, वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है क्लाउड की, वहाँ पे बात हो रही है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है, कि वो हमें किस तरह सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे बात आ रही है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस की, कि हम उसको किस तरह यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं सिक्योरिटी इन द क्लाउड के अंदर। अकाउंट मैनेजमेंट, लॉगिन एंड परमिशन सेटिंग फॉर ईच यूजर, कि आपने किसी को एक्सेस दी हुई है अपने अकाउंट की, तो वो तमाम चीजें जो है वो सिक्योरिटी इन दी क्लाउड के अंदर आती है। जिस तरह यहाँ पे देखें, what content they choose to store on AWS, which service are used within content, which country that content is stored in, who has access that content। तो जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सिक्योरिटी इन दी क्लाउड के अंदर आएगी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि IAM की कुछ बातें बताई हुई हैं कि अगर आप कोई आप IAM सर्विस यूज कर रहे हैं, IAM क्या होता है, सिक्योरिटी सर्विस होती है, जिसको यूज करते हुए आप डिफरेंट यूजर बनाते हो, अपने अकाउंट को एक्सेस देते हो उनको, तो डिफरेंट काम परफॉर्म कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। तो वो सारी मिल मिला के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सिक्योरिटी इन दी क्लाउड के अंदर आएगी। वो तुम्हारा हो गया शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सिक्योरिटी इन दी क्लाउड, और AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। यहाँ पे कुछ सर्विस
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर्विस के वाले से आप कुछ पढ़ लेते हैं, हमने पहले भी चीजें डिस्कस की थी जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल पढ़ रहे थे, तो वहां पे ये चीजें डिस्कस की थी। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि AWS के अंदर जितनी सर्विसेज आती हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एंड सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है सॉफ्टवेयर सर्विस। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, कंट्रोल का होता है ओवर आईटी रिसोर्सेज, या यूजर उसका कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल इसको करके क्या होगा। तो ये चीजें हमने डायग्राम के अंदर पढ़ी थी, डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, वहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर तक है और AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन लेयर तक है। तो वहाँ पे हमने भी ये चीजें डिस्कस की थी। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ सर्विसेज होती हैं, जिस तरह हमारे पास EC2 हो गया जिसको हम वर्चुअल मशीन भी कहते हैं, EC2 इंस्टेंस भी कहते हैं, EBS हो गया इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, Amazon VPC हो गया। तो ये किसके अंडर आती है? ये आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंडर। इसका मतलब ये है कि अगर ये सर्विस इस कैटेगरी के अंडर फॉल करती है तो वहाँ पे इसका पूरा कंट्रोल हमारे पास होगा, जो यूजर होगा उसके पास होगा। इसको कॉन्फ़िगर करना, मेंटेन करना, मैनेज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसलिए इनको हम कहते हैं, कोई भी सर्विस जो IaaS के अंडर आती है उसको हम कहते हैं अनमैनेज सर्विस। अनमैनेज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मैनेज नहीं हो रही होती, उनको मैनेज हमें खुद से करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, customer has more flexibility over configuring, networking, and storage settings. Customer is responsible for managing more aspect of security. ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। कस्टमर कॉन्फ़िगर द एक्सेस कंट्रोल, तो जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन करनी है, किसको एक्सेस कर देनी है, तो तमाम A to Z किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कस्टमर की होगी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंडर। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंडर अनमैनेज और मैनेज दोनों सर्विसेज आती हैं। यहाँ पे कस्टमर का कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पे कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ये इसलिए इसको हम कहते हैं ये मैनेज सर्विस के अंदर, जो भी सर्विस को मैनेज सर्विस कहते हैं, जिस तरह लैम्डा हो गया, RDS हो गया, इलास्टिक बीनस्टॉक हो गया। तो ये डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, ये इसके अंडर फॉल करती हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर। इसके अंडर फॉल करने का मतलब ये होगा कि अगर हम ये सर्विस यूज कर रहे हैं लैम्डा, RDS या बीनस्टॉक, तो इसके लिए जो हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज को। हम मेंटेन एक्चुअली किसको करते हैं? हम सर्वर को मेंटेन करते हैं। जिस तरह यहाँ पे EC2 को हम मेंटेन करते थे, इसको हम देखेंगे इसके लिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज होती हैं। जिस तरह हमारे पास डेवो के टूल होते हैं, शेफ होता है और पपेट होता है, एंसिबल होते हैं। इसी तरह AWS के अपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन टूल होते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टम मैनेजर टूल होते हैं उसके अंदर, उसको हम यूज करते हैं EC2 को मैनेज करने के लिए। इसी तरह अगर हम ये सर्विस यूज कर रहे हैं लैम्डा, RDS, बीनस्टॉक, तो ये प्लेटफॉर्म के अंदर आती है, इसलिए इनको यूज करने के लिए हमें EC2 बनाना ही नहीं पड़ेगा। जब EC2 या कोई वर्चुअल मशीन हम बना ही नहीं रहे तो उसको मैनेज भी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो इसलिए ये जो सर्विस होती है इनको हम कहते हैं सर्वरलेस सर्विसेज। जिस तरह लैम्डा हो गया सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस होती है, RDS भी इसको सर्वरलेस कह सकते हो, इलास्टिक भी इसको सर्वरलेस होती है कि यहाँ पे हमें जो है वो सर्वर को मैनेज नहीं करना पड़ता। बैकएंड पे ये भी किसी सर्वर के ऊपर चल रही होती है, बट सर्वर को हमें मैनेज नहीं करना पड़ता जिसके ऊपर ये रन हो रही होती है सर्विसेज। कस्टमर डजंट नीड टू मैनेज द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कस्टमर को जो ना वो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। AWS हैंडल्स मैनेज द ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, पैचिंग, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, डिजास्टर रिकवरी, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग। तो ये सारे काम कौन करता है? AWS वाले खुद करते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। कस्टमर कैन फोकस ऑन मैनेजिंग कोड और डाटा, तो यहाँ पे जो कस्टमर का जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि उस एप्लीकेशन को रन किस तरह करना है, उसको बेटर वे में किस तरह प्रेजेंट करना है अपने यूजर्स के लिए। तो वो तमाम चीजें जब वो यूजर करता है, बाकी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? AWS की अपनी खुद की होती है। यहाँ पे यही चीजें बताई हुई हैं, सिर्फ आपने इसको रीड करना है। ठीक है, तो होप कि आप इसको रीड करते होंगे। अगर आप हैंड्स ऑन भी करोगे, लेक्चर्स वीडियो भी लोगे, लेकिन आप इसको रीड नहीं करोगे इन चीज़ों को, तो अच्छे से क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको आप रीड मैक्सिमम किया करो, जो आपको स्लाइड्स होती हैं इसको अपन मैक्सिमम रीड करना है। और अभी इसमें आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो एग्जाम होगा वो इस तरह होगा कि हमारे पास जो है ना वो कोर्स 3 मंथ का ही होगा। कुछ कैटेगरीज होती हैं वो कहते हैं हमारे पास 3 मंथ का कोर्स है, 4 मंथ का है, तो उसको 6 मंथ से हमने 8 तक ले जाती हैं। लेकिन हमारा जो 3 मंथ का कोर्स है तो उसको हमने 3 मंथ के अंदर इसको मैं हमने जो है वो फिनिश करना है। क्यों? क्योंकि जैसे 3 मंथ से टाइम ज्यादा होगा
एक एक दिन ऊपर होगा तो आपकी एक्सेस खत्म हो जाएगी पोर्टल की, ठीक है। तो आपके पास ये पोर्टल एक्सेस नहीं रहेगी। तो आपने इस पेज पे नहीं रहना कि हम जो है ना इसको बाद में कर लेंगे चीज़ों को, और जैसे 3 मंथ खत्म हो गए तो हम 1 महीना ज़्यादा लेके रिवीजन कर लेंगे, लैब्स कर लेंगे। आपके पास ये एक्सेस फिनिश हो जाएगी 3 मंथ के बाद। जब तक आपके पास क्लासेस चल रही है तो आपके पास उतनी एक्सेस रहेगी, उसके बाद एक्सेस फिनिश हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको साथ साथ लेके चलना है, और रीडिंग भी इसकी साथ साथ करनी है। ठीक है भाई, एक मिनट वेट करें। तो यहाँ भी यही चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको डिस्कस की हैं, तो आपने सिर्फ इसको रीड करना है जो है। यहाँ पे लैम्डा और आरडीएस के बारे में लिखा हुआ है, तो आप उसको भी रीड कर लें। लैम्डा क्या होता है, किस तरह काम करता है आरडीएस, तो ये सारी चीजें जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने कोई भी सर्विस स्टार्ट नहीं की। आज हम एक सर्विस स्टार्ट करेंगे एडब्ल्यूएस की, जिसको कहते हैं S3। तो हमने पढ़ लिया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर कौन सी सर्विसेज आती हैं। और अब हम इसी तरह डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर सर्विस होता है उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, मैं ये कह रहा था कि जो आप असाइनमेंट्स बताते हैं ना, ये भी वीडियो में रिकॉर्ड कर देंगे। जी स्टूडेंट, तो अब हमारे पास कुछ ऐसी सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंडर फॉलो करती हैं। तो जो भी सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंडर आती है उसको हम कहते हैं ये मैनेज सर्विस है। ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंडर आती है उसको हम कहते हैं ये अनमैनेज सर्विस है। और जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर उसको हम कहते हैं पार्शियल मैनेज। उसको हमारे हम भी कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, कुछ हम कम कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा कर रहे होते हैं। कुछ सर्विस आती हैं जो टोटली मैनेज सर्विस होती है, इसलिए उसको हम कहते हैं फुली मैनेज सर्विस, जो सॉफ्टवेयर सर्विस के अंडर आती है। जिस तरह क्या हो गया, ट्रस्टेड एडवाइजर होता है हमारे पास, AWS शील्ड होती है, चाइम होता है। तो ये कुछ सर्विस होती हैं, तो इसको कुछ पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज सेंट्रली होस्टेड। तो इसको हम यहाँ पे जो भी सर्विस यूज करते हैं सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जिस तरह व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट एप्स यूज कर रहे होते हैं, तो इस तरह ये भी कुछ तरह की सर्विसेज ऐप्स होती हैं। जिस तरह चाइम हो गया। licensed on a subscription model or pay as you go basis, पे एज यू गो बेसिस पे चलती हैं। सर्विसेज आर टिपिकली एक्सेस थ्रू वेब सर्वर, मोबाइल ऐप, एप्लीकेशन। तो आप इसको किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हो, वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल ऐप्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ऐप्स होती हैं, APIs होती हैं, उनको थ्रू एक्सेस कर सकते हो। कस्टमर्स डोंट नीड टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द सर्विस। तो यहाँ पे ये मेन चीज है, कस्टमर डोंट नीड टू मैनेज। तो हाँ, जो कस्टमर होता है उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैनेज का मतलब क्या होता है कि वो जब हम मैनेजमेंट सर्विसेज पढ़ेंगे ना, अगर जाके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, तो फिर आपको समझ आएगी कि एक्चुअली इसको मैनेज किस तरह किया जाता है। या अगर हम EC2 के ऊपर कोई काम करेंगे वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो फिर आपको जनाब वो जब हम टूल यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, तो फिर आपको बेसिकली समझ आएगी कि इनको मैनेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो मैनेज का मतलब आप यही समझो, उसको हैंडल करना, मैनेज करना, कॉन्फ़िगर करना, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, फुली मैनेज सर्विसेज होती है। चाइम हो गया, ट्रस्टेड एडवाइजर हो गया, तो ये सब चीजें होती है हमारे पास। तो इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ट्रस्टेड एडवाइजर क्या होता है? Is an online tool that analyze your AWS environment and provide you real time guidance and recommendations। ठीक है, रियल टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करता है एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है आपको, हेल्प यू प्रोविजन योर प्रोविंसेस रिसोर्सेज बाय फॉलोइंग AWS बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैं आपको बार बार रीडिंग करना क्यों कहता हूँ? मैं इसलिए कहता हूँ कि जो आपका क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम होता है ना, क्लाउड प्रैक्टिशनर सोल्यूशन आर्किटेक्ट और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आप ये चीज तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहां पे जो होता है ना एसोसिएट में तो कुछ हद तक होता है, लेकिन क्लाउड प्रैक्टिशनर के ऊपर क्या होता है कि समटाइम जो है ना वो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देता है जो आपको समझ नहीं आता कि ये इसका आंसर क्या है। लेकिन उसकी जो आपने अगर अच्छे से PDF को फाइल पढ़ा होगा, PDF को रीड किया होगा, तो आपको सेम एज इट ही स्टेटमेंट उठा के दे देता है, सेम एज इट। मोस्टली क्वेश्चन में ये होता है आपके पास, क्योंकि जो आपका क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम होता है ना, वो आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। वहाँ पे ज्यादा बेसिक होते हैं। अगर हम ये सर्विस यूज कर रहे हैं, उसके लिए क्या यूज करेंगे, हमारे लिए हमारे पास ये काम है, उसके लिए कौन सर्विस यूज करेंगे, इस सर्विस को क्या कहते हैं, वो आपको डेफिनेशन दे देगा। वो कहेगा कि इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, या वो आपको उस डेफिनेशन का नाम दे देगा, ट्रस्टेड एडवाइजर। नीचे वो आपको 2-3 लाइन दे देगा कि ये क्या काम करती है, रियल टाइम गाइडेंस एंड रिकमेंडेशन ये काम करती है, या वो उसको फॉर कंसोलिडेटेड बिलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप अच्छे से स्लाइड्स को रीड करोगे ना, तो वहाँ पे आपने समटाइम आता है कि आपने कीवर्ड को देखना होता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने वो कीवर्ड कहाँ पे डिस्कस किए थे, या किस टॉपिक के अंदर उसको मैंने पढ़ा था। तो उस पेज पे फिर आप MCQs को लगाते हो। ठीक है भाइयों?
तो रिकॉर्डिंग मैं इसलिए स्टॉप करता हूँ क्योंकि जो है ना वो हमने इसको मैं आपके लिए आसान नहीं करता हूँ। तो जब आपने अगर कोई लेक्चर देखें, आप कुछ स्टूडेंट होते हैं जिस तरह आप हैं, कोई और स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं या कुछ उनका कोई और काम है, कोई उनकी इमरजेंसी है, तो उनके लिए तो इजी होगा कि वो बाद में अपने जो भी उनको उनके पास टाइम हो तो आप बैठे हैं लैपटॉप के ऊपर और 3 घंटे क्लास ले लें, लेकिन उनके लिए तो आसान होगा। लेकिन जिन्होंने जो हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट जो क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एक तो वो यहाँ पे 3 आवर्स की क्लास लें हमारे साथ, फिर वो दोबारा से पूरी क्लास लें, ठीक है। इसलिए मैं जो कोडिंग करता हूँ ना, वो सिर्फ वही टॉपिक करता हूँ जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपसे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको पता होना चाहिए वो चीजें, ठीक है। उनकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगी ना उनकी, तो उनको मैं अलग प्लेलिस्ट में डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन ये जो चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्योर कंटेंट होगा, जो अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग देखना भी चाहें तो सिर्फ आपको यहाँ पे वही कंटेंट देखने को या सुनने को मिले जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, ताकि वहाँ पे शक्ल ना हो जाए और आपका जो ना वो डिस्पर्स ना हो जाए ध्यान इधर उधर। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाइयों। ट्रस्टेड एडवाइजर क्या होता है? आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, क्यों प्रोवाइड करता है, इसको बाद में देखेंगे। ट्रस्टेड एडवाइजर सर्विस इज ऑफर्ड एज पार्ट ऑफ योर एडवर्स स्पोर्ट प्लान, ठीक है। इसको स्पोर्ट प्लान क्या होते हैं, इसको हम जो है ना यहाँ पे देख लेते हैं ट्रस्टेड एडवाइजर को। ये देखिए, ये आपके पास इस तरह कंसोल होता है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है ना, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब आगे लैब्स करेंगे तो आपको इस सारा इंटरफेस मिल जाएगा, या एक पूरी लैब मिल जाएगी, ठीक है, तो उसके अंदर आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट सर्विस होती है, हमने कोई भी सर्विस यूज करनी है उसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करते हैं, जाके इसी को यूज करना है, ऐसे बकेट बनानी है हमने, कोई बजट क्रिएट करना है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है, आईएम सर्विस यूज करनी है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ट्रस्टेड बाजू के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम ट्रस्टेड बाजू के ऊपर इस पेज पे चले जाएंगे और उस पे जाके देख सकते हैं। तो जो ट्रस्टेड एडवाइजर होता है ना, ये आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपके अकाउंट की सिक्योरिटी बेटर करते हैं, आपको डिफरेंट रिकमेंडेशंस और बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है, जो एडब्ल्यूएस वाले हैं, अकॉर्डिंग टू एडब्ल्यूएस आपको। तो ये आपको 5 चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या 6 पढ़ लें, 1 2 3 4 5 चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के ऊपर। पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको हेल्प करता है। ट्रस्टेड वाले एक सर्विस है, सॉफ्टवेयर सर्विस है, जो आपको हेल्प करती है कि आपके जो कॉस्ट है ना, अगर कोई सर्विस यूज कर रहे हैं AWS की, आपको कॉस्ट मिनिमम आए वहां पे, ठीक है, ज्यादा कॉस्ट ना आए। परफॉर्मेंस में हेल्प करता है कि अगर आप कोई सर्विस यूज कर रहे हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस किस तरह आपने बेटर करनी है, किस तरह उसको बेस्ट एफिशिएंट वे में उसको यूटिलाइज करना है आपने, तो परफॉर्मेंस के वाले से बेस्ट आपको रिकमेंडेशन और बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी के वाले से बेस्ट रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी वाले से मतलब किस तरह करता है, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये कह रहा है सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी वाला सेक्शन है, यहाँ पे गौर से देखें, ये सिक्योरिटी वाला है। अब वो कह रहा है कि सिक्योरिटी के अंदर जो है ना, आपके पास 2 एक्शन रिकमेंडेड है, वहां पे 2 एक्शन जाके परफॉर्म करें, ठीक है, 1 एक्शन जाके परफॉर्म करें, वहां पे कोई एक्शन आपको लेना है। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा सिक्योरिटी के ऊपर, तो मुझे वो कहेगा कि आपके अकाउंट के ऊपर जो है ना वो MFA इनेबल नहीं है, इसको प्लीज इनेबल कर लें, ठीक है। जो MFA होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमें जो अगर हम किसी कोई ऐप यूज करते हैं, तो अगर उसके ऊपर हम लॉग इन करते हैं, तो हमारे मोबाइल के ऊपर क्या आता है, पासवर्ड आता है, ठीक है, एक कोड आता है, तो उसको हम पुट करते हैं, फिर हम लॉग इन होते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसी तरह ये कह रहा है कि आप ना अपने अकाउंट के ऊपर MFA, जिस तरह मैंने अभी लॉग इन हुआ अपने अकाउंट के अंदर, तो मैंने MFA इनेबल नहीं किया था, सिंपल मैंने ईमेल डाली, पासवर्ड डालो, मैं लॉगिन हो गया। लेकिन मुझे ये यहाँ पे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, बेस्ट प्रैक्टिस मुझे बता रहा है कि आप ये जरूर प्रोवाइड अपने अकाउंट के ऊपर लगाएं। इस तरह डिफरेंट आपको सजेशंस, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है ट्रस्ट एडवाइजर, आपके अकाउंट को स्कैन करता है।
होल्ड हो रहा है, सर्विस लिमिट है, आप कितनी सर्विस यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड करता है। पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से किस तरह करते हैं आपको, जिस तरह यहाँ पे देखें सिक्योरिटी के हवाले से, एक तो मुझे कह रहा है कि रिकमेंडेड कि यहाँ पे जरूर एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेड मुझे कहा रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करें, यहाँ पे कि उसको सिर्फ चेक कर लें कि वहाँ पे अगर आपने कोई उस पर एक्शन परफॉर्म करना है तो कर ले, नहीं तो अब रहने दें। रिकमेंडेशन पर जो ना वो हमें दे रहा है। क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि आई एम यूजर बना ले आप अपने अकाउंट के अंदर ना, ये भी हम पढ़ेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो ये मैं कह रहा है कि आपके अकाउंट के अंदर एक एटलीस्ट वन आई एम यूजर जरूर जरूर होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्रिएट कर लें। तो वो मैंने क्रिएट नहीं किया, तो जैसे वो क्रिएट करूंगा तो ये रिकमेंडेशन मुझे यहाँ से रिमूव हो जाएगी, मुझे दिखाई नहीं देगी। सिक्योरिटी ग्रुप कह रहा है कि आपके अकाउंट के अंदर कुछ सिक्योरिटी ग्रुप बने हुए हैं जिनके पोर्ट्स इनेबल हैं, उसको प्लीज जो है ना वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप या डिलीट कर दें, या पोर्ट्स पे वहाँ पे जो इंटरनेट से एक्सेसिबल है उसको वहाँ पे ऑफ कर लें। तो इस तरह डिफरेंट आपको रिकमेंडेशंस और सजेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे पास ट्रस्टेड एडवाइजर जो होता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, एक शील्ड होती है, एक नेक्स्ट सर्विस AWS शील्ड होती है। शील्ड क्या काम करती है, जिस तरह हम अपने फायरवॉल यूज करते हैं, इसी तरह AWS शील्ड भी एक फायरवॉल की तरह काम करती है, जो हमारी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डीडोस अटैक आते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक आ रही होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है एकदम से हमारे सिस्टम के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, तो उनको फिल्टर करना, उनको देखना, रोकना, स्टॉप करना, तो वो क्या काम करती है, शील्ड करती है। तो ये भी एक तरह हमारे पास एक फाइल वॉर की तरह ही काम करती है। एक हमारे पास होता है चाइम, AWS चाइम, ये क्या काम करती है, इधर कम्युनिकेशन सर्विस, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन सर्विस जिसको हम एज अ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, that enable you to meet, chat, and place business calls inside and outside your organization, all by using single application. It's a pay-as-you-go communication service with no upfront cost, commitments, a long-term contract. जिस तरह हम व्हाट्सएप यूज करते हैं चैटिंग के लिए, स्काइप यूज कर लेते हैं, इसी तरह AWS की अपनी सर्विस है चाइप, जिसको हम सॉफ्टवेयर सर्विस यूज करते हैं। अगर आपने चैट करनी है, वीडियो कॉल्स करनी है, या कोई मीटिंग वगैरह रखनी है, तो आप चाइम के थ्रू कर सकते हैं। जिस तरह AWS वाले हैं, AWS वालों को अगर वेबिनार रखना हो या कोई मीटिंग रखनी हो, तो इनके जितने भी यूजर्स या स्टूडेंट होते हैं, अगर वो उनको अपना लिंक सेंड करें तो वो भी किसके थ्रू रखते हैं, इसी सर्विस यूज करते हैं, AWS चाइम को यूज करते हैं। तो मैंने भी काफी टाइम यूज किया है, और इनके कुछ वेबिनार जो मैंने अटेंड किए थे, तो वो इसी के थ्रू जो है ना आपको वो अलाउ करते हैं कि आप हमारे जो है ना वो लें, जो भी जो वेबिनार होते हैं, मीटिंग होते हैं, उनको अटेंड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर लें यहाँ से, सिर्फ ये पढ़ लें। ये देखें, कह रहा है कि अपग्रेड पैचेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द EC2 इंस्टेंस, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये मुझे बता दें जरा यहाँ से। ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर। आप वो बात कर रहे हैं फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, ये जो डाटा सेंटर है, जो AWS का या फेसबुक का या व्हाट्सएप, जिनकी भी हम सर्विस यूज कर रहे हैं, वो जो डाटा सेंटर बना हुआ है, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस तरह बैंक की फिजिकल सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसी तरह अगर हम किसी क्लाउड की सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो उसकी फिजिकल सिक्योरिटी किस तरह, कितने गार्ड्स उन्होंने वहां पे रखे हुए हैं, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, तो वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, जो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो भी क्लाउड वालों की होती है, वही उसको मेंटेन करेंगे। Amazon EC2 सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, कि अगर हम कोई अपना सर्वर बना रहे हैं या वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, तो अब हम ये भी अलाउ करेंगे कौन कौन उस सर्वर को एक्सेस कर सकता है, तो उसके लिए हम डिफरेंट फायरवॉल यूज करते हैं, जिसको हम सिक्योरिटी ग्रुप भी कहते हैं। तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो ऑब्वियसली कस्टमर की होगी, ठीक है। अगर हम सबको अलाउ कर देंगे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है हमारे सर्वर को, तो अगर कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वहां पे अगर कल को अटैक आ गया, कोई इस तरह का कोई वल्नरेबिलिटी अटैक्स आ गए, तो वो किसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो हम AWS को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको जानबूझ के तमाम पोर्ट्स या तमाम प्रोटोकॉल वहां पे इनेबल किए हुए थे, तो हमें नहीं करना चाहिए थे। कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना, वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Oracle upgrade or patches if the Oracle instance run as Amazon। अभी हमने
डेटाबेसेस नहीं पढ़ा, तो इसलिए ना वहाँ पे कुछ डेटाबेसेस हम बात करें कि अगर हम कोई वहाँ पे यूज कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ ओरेकल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उसकी जो ना ओरेकल अपग्रेड पैचेस की ओरेकल इंस्टेंस रन एज Amazon RDS इंस्टेंस, अगर हम RDS इंस्टेंस यूज कर रहे हैं। RDS क्या होता है? RDS अभी हमने पढ़ा क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस कंट्रा आता है। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर एज सर्विस कंट्रा आता है आरडीएस, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? एडब्ल्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओरेकल क्या होता है? एक डेटाबेस इंजन होता है जो हमें आरडीएस के अंदर मिल जाता है। ओरेकल अपग्रेड आर पैचेस इफ ओरेकल रन ऑन एन EC2 इंस्टेंस। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ओरेकल किस पे रन कर रहा था? आरडीएस पे रन कर रहा था। आरडीएस क्या होता है? एक मैनेज सर्विस होती है। यहाँ पे जी ओरेकल सर। किस पे रन कर रहा है? यहाँ पे ओरेकल रन कर रहा है EC2 इंस्टेंस के ऊपर। सर ये EC2 प्लेटफॉर्म में नहीं इंस्टेंस आता? कौन सा? सर ये ओरेकल, सर आरडीएस। नहीं, जो आरडीएस होता है ना ये हमारे पास, हाँ, आरडीएस होता है हमारे पास प्लेटफॉर्म सर्विस कंट्रोल आता है, जी सर। उसी कंट्रोल आता है ना ये। जो आरडीएस होता है हमारे पास प्लेटफॉर्म सर्विस कंट्रोल, लैम्बडा हो गया, बीन स्टॉक हो गया, आरडीएस हो गया, तो किसके अंडर आता है? ये प्लेटफॉर्म सर्विस के अंडर आते हैं जी जी सारी सर। चीजें। तो मैंने सॉफ्टवेयर कह दिया था। जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे ओरेकल अगर हम रन करवा रहे हैं उसको आरडीएस के ऊपर, तो आरडीएस क्या है हमारे पास? एक प्लेटफॉर्म सर्विस है, तो ये मैनेज सर्विस होती है, तो वहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना है, मैनेज करना, वो एडब्ल्यू वाले करेंगे। अगर हम ओरेकल खुद बना रहे हैं, खुद सॉफ्टवेयर उसके ऊपर, खुद से डेटाबेस बना रहे हैं इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो वो कस्टमर उसको मैनेज करेगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S3 बकेट, अगर हम S3 को यूज कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम S3 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वो भी कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आज हम AWS की फर्स्ट सर्विस पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है Amazon S3। तो हमने जिस तरह पहले तमाम सर्विस को डिस्कस किया था, कंप्यूटर सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज, और हमने उसका एक शॉर्ट बिल्कुल एक ओवरव्यू किया था। लेकिन अभी जिसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे जाके, वो S3 है, Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो यहाँ पे ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस। जब हमने इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, जब हम इसको कंपेयर करके पढ़ रहे थे बाकी स्टोरेज सर्विस के साथ, तो हमने यहाँ पे एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है ना ये S3 जो होती है, ये हमारे पास क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होती है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। अब इसको हम ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज क्यों कहते हैं, या इसका क्लाउड के अंदर काम क्या होता है? इसका जो है ना सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन होती है S3 की, वो आप कहीं पे भी पढ़ेंगे किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, आपको कुछ यही देखने को मिलेगा कि S3 को हम कहते हैं, इट इज एन ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज कहते हैं कि इसके अंदर हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं, कि अगर हम कोई बकेट, अगर हम कोई S3 सर्विस यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम कोई भी डाटा अपलोड करेंगे, एनी अमाउंट डाटा, एनी टाइप डाटा यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कि उसको अगर बाद में एक्सेस भी करना हो तो उसको हम इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है कि उसको ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं। अब S3 को यूज करने से पहले यहाँ पे एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं बकेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से पहले बकेट आती है, बकेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले आती है बकेट, बकेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। जब भी हमने कोई S3 सर्विस यूज करनी है, जब भी हमने कोई S3 सर्विस यूज करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले एक बकेट क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, वो होगा बकेट क्रिएट करें। अगर आपने बकेट क्रिएट नहीं करेंगे तो आप कभी भी S3 सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं बकेट। बकेट हम उसको सिर्फ एक नाम देते हैं। बकेट क्यों कहते हैं उसको, मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह हम कहीं ग्रोसरी करने जाते हैं, कहीं स्टोर पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने अगर बहुत सारी चीजें लेनी है तो हम ना वो वहाँ पे वो जो एक व्हील सा होता है वो ले लेते हैं, चेयर सी, ठीक है। या उसको जो ना हम कोई एक बास्केट ले लेते हैं, या कोई एक बकेट ले लेते हैं, एक टोकरी भी जिसको हम कहते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। वो क्यों लेते हैं? वो उसको हम इसलिए लेते हैं कि उसके अंदर ना मल्टीपल चीजें रख सकें। जो भी हम चीजें वहां से पिक कर रहे हैं उसको ना स्टोर करते रहे, करते रहे, करते रहे, और उसको कैरी करना इजी होता है हमारे लिए। कैरी करके जब हमने हमारी शॉपिंग ग्रोसरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसको हम काउंटर पे ले जाएंगे, बिलिंग काउंटर पर हम उसको बिल पे करके पैक करवा के साथ ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन चीजों को कैरी करने के लिए, स्टोर करने के लिए आपको वहां पे एक बकेट लेनी पड़ती है, ठीक है। शॉपिंग मॉल के अंदर या कहीं पे आप चले जाएं। इसी तरह क्लाउड के अंदर क्या होता है कि अगर आपने कोई भी अपना डाटा, कोई भी डाटा, ठीक है, कोई भी डाटा आपने स्टोर करना है, यहाँ पे डाटा को हम क्या कहते हैं? क्लाउड AWS के अंदर ऑब्जेक्ट।
कोई भी अपने डाटा या कोई भी अपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बकेट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बकेट क्रिएट करते हैं, इसको हम कहते हैं हमारी बकेट है। उस बकेट के अंदर एक टर्म आती है एनी अमाउंट ऑफ डाटा, एनी अमाउंट ऑफ डाटा एंड एनी टाइप ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बकेट क्रिएट करते हैं। उस बकेट के अंदर एनी अमाउंट ऑफ डाटा एंड एनी टाइप ऑफ डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। ठीक है, अब यहाँ पे उसके अंदर स्टोर कर सकते हो और अनलिमिटेड कर सकते हो, इसकी कोई ऐसी स्टोरेज नहीं होती। यहाँ पे जिस तरह हम सर्वर की बात कर रहे थे, यहाँ पे अपने कंफ्यूज नहीं होना, जिस तरह हम सर्वर की बात कर रहे थे, सर्वर के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास 2 सर्वर चल रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगी तो उसको हमें स्केल भी करना होगा, फिर ज्यादा नहीं करना होगा, 2 से 3 करना होगा, 4 करना होगा, 5 करना होगा। अगर इससे ट्रैफिक कम हो जाएगी तो हमें फिर इसको ऑटो स्केलिंग के थ्रू टर्मिनेट भी करना होगा। ठीक है, ताकि हमारे सिर्फ 2 ही सर्वर चले, ज्यादा ना चले, बिल ना आए में ज्यादा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये मैनेज सर्विस होती है S3। इसके अंदर आपको स्टोरेज की टेंशन ही नहीं होती है। जिस तरह आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो ना, अगर अपना लैपटॉप के साथ 256 स्टोरेज अटैच की हुई है, 256 GB, तो आपको टेंशन रहती है कि अगर 256 खत्म हो जाएगी या 200 आपने यूज कर लिए, तो आप उसको इंक्रीज करवाते हो। तो ठीक है, 512 करवाते हो या 1024 करवाते हो, इस तरह उसको इंक्रीज करते रहते हो। लेकिन अगर आप S3 यूज कर रहे हो, तो S3 के अंदर आपको ये हेडिक नहीं होती कि ये मैंने किस तरह इंक्रीज होगी या किस तरह डिक्रीज होगी, कि अगर मेरे पास जो है ना वो 100 GB डाटा है या 100 TB डाटा है मेरे पास, तो मैंने इसको स्टोर करना है, तो क्या स्टोर हो जाएगा कि नहीं, क्या वो स्टोरेज कम तो नहीं पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होता, आपको कितनी, आपने सिर्फ वहां पे चीजों को अपलोड करना है, जो भी आपका डाटा है, आप बिना आपको उसको परेशान होने के कि मैं कितने GB यूज करूंगा या मैंने कितने GB स्पेसिफाई पहले से करना पड़ेगा, कोई आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। सिर्फ आप क्या करेंगे, जितना आपका डाटा होगा, जिस फॉर्मेट में होगा, आप उसको सिंपली वहां पे जाके अपलोड कर देंगे। और फिर क्या होता है कि आपकी बकेट बन गई, उस बकेट के अंदर आपके ऑब्जेक्ट अपलोड हो गए, डाटा हो गया। फिर आप क्या करते हो कि इस बकेट को परमिशन साइन करते हो, इसके ऊपर कुछ पॉलिसीज लगाते हो कि मतलब कौन कौन एक्सेस कर सकता है इस बकेट को। एक्सेस करने का मतलब है कि जो डाटा यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है उसको रीड कौन कर सकता है, कौन पर्सन रीड कर सकता है, कौन से यूजर या कौन से पर्सन उसको राइट भी कर सकते हैं, डाटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं या उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो वो उसके फिर ऊपर हम डिफरेंट परमिशन या पॉलिसी साइन करते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल सर्विस होती है हमारे पास, एक हमारे पास ग्लोबल सर्विस होती है। इसलिए इसको हम किसी भी VPC के अंदर नहीं बनाते हैं या VPC इसके लिए डिफाइन नहीं करते। ये ग्लोबल एंड मैनेज सर्विस होती है हमारे पास। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर अगर एक वीडियो फाइल है सर 10 GB की, हम्म। सर तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा या उसकी मतलब वो मतलब एक एक फाइल है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट है? हाँ, अगर सिंपली पास क्वेश्चन है। एक फाइल जो है ना, आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। वहाँ पे मल्टी पार्ट डाउनलोड भी होता है, अगर आपने मल्टीपल उसको एक ही फाइल को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करना है, अगर बहुत ज्यादा डाटा आपके पास, ठीक है, तो आप वहाँ पे आपके, अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, स्पीड थोड़ी इंटरनेट की, तो आप मल्टीपल एक पार्ट ऑप्शन होता है, आप वो उसका भी कर सकते हो। लेकिन जब वो अपलोड हो जाएगा तो वो एक ही ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। सर मीन अगर अगर एक ऑब्जेक्ट है सर, वो 5 TB से उसकी मतलब मेमोरी ज्यादा है, साइज उसका हम्म। बड़ा है सर, फिर उसको हम उसको डिवाइड करेंगे पार्ट्स में? नहीं, वो उसकी और होता है, उसकी तरफ उसमें बात बताता हूँ उसको। ठीक है, अगर फाइव चलें जी। टेराबाइट अब 5 TB नहीं, अब 5 TB तक अब नहीं गए, कि अगर फर्ज कर लें आपके पास एनी टाइप ऑफ डाटा, एनी अमाउंट डाटा, कोई भी डाटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी उसकी, चाहे वो कितने भी टेराबाइट है, चाहे कितने भी GB है, कितने भी एक्साबाइट में डाटा है, वो आपको यहाँ पे स्टोर कर सकते हो S3 के अंदर आके। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्लोबल सर्विस होती है S3, जिसके थ्रू आप हम वो भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। सर वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि एक ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम वो लिमिट है सर, वो 5 TB है मतलब। बिल्कुल, 5 TB होती है। ठीक है, तो डाटा इज स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट इन बकेट। तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि आप जो भी डाटा यहाँ पर स्टोर करते हैं, उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। उसको हम कहते हैं, होता हमारा डाटा ही है, वीडियोज ही होती हैं, फाइल ही होती हैं, ऑडियोज ही होती हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको, कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है उसको। और ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए या डाटा स्टोर करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, हमें बकेट क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वर्चुअली अनलिमिटेड स्टोरेज, जिस तरह मैंने को बताया कि आपके पास कितने भी टेराबाइट डाटा, कितने भी
GB में, एक्साबाइट, पीटाबाइट में डाटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, अनलिमिटेड स्टोरेज आपको यहाँ पे मिलती है, अनलिमिटेड। यहाँ का ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ 100 एक्साबाइट मिली है या 1000 पीटाबाइट्स मिली है या 500 टेराबाइट आपको स्टोरेज मिली है, ऐसा नहीं होता। अनलिमिटेड AWS पर तो यही कहता है कि ये आपको अनलिमिटेड स्टोरेज है। आप जितना मर्जी यहाँ पे इसको डाटा को स्टोर करो, वो ऑटोमेटिक स्टोरेज इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, आपका डाटा उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे एक चीज है कि सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी अप टू 5 टेराबाइट। 5 टेराबाइट की लिमिट नहीं है, बट यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन है कि फर्ज कर लें आपको कोई जो है ना यहाँ पे बकेट है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हो, बट आप एक टाइम में सिर्फ 5 टेराबाइट से ज़्यादा डाटा अपलोड नहीं कर सकते। जो आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपलोड करोगे, उसका जो साइज होगा 5 टेराबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप 5 टेराबाइट से मल्टीपल कर सकते हो। पहले आपने 5 टेराबाइट डाटा अपलोड किया, फिर आपने 5 टेराबाइट अपलोड किया, फिर आपने 5 टेराबाइट, तो मल्टीपल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक टाइम में जब आप एक टाइम में अपलोड करोगे कोई ऑब्जेक्ट को या किसी डाटा को पुश करोगे S3 के अंदर, तो एक टाइम में उसका जो साइज है वो 5 TB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक लिमिट है उसके अंदर। ठीक है, वो नहीं होगा। अगर 5 TB ज्यादा है तो वो आपको परमिशन नहीं देगा। सर इसका सोल्यूशन फिर क्या होगा अगर फाइल बड़ी हमें हमारे पास भी है सर, ऐसी फाइल जो बड़ी है लेकिन हमें वो अपलोड भी करनी है सर, फिर उसको हम क्या करेंगे उसके साथ? तो आप उसको मल्टीपल कर लो। अगर 5 टेराबाइट है तो आप 5 टेराबाइट से कर लो। 5 टेराबाइट अगर ज्यादा फाइल पड़ी है तो आपके पास में मल्टीपल मल्टीपल अपलोड ऑप्शन भी होता है, उसको भी यूज कर सकते हो। फिर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वो कुछ हमारे पास उनके कुछ एज डिवाइसेस होती हैं, उसको भी हम जो है वो यूज कर सकते हैं, फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, सोल्यूशन हर आपके पास होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है यहाँ पर। डिजाइन फॉर 11.9 ऑफ ड्यूरेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो ड्यूरेबिलिटी मिलती है, आपको डाटा का आपका जो सिक्योर कितना है यहाँ पे, कितनी देर के लिए अवेलेबल रहेगा, या वहाँ पे उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है डाटा की, वो 11.9S है। ठीक है, मतलब 99.99999% 11 टाइम 9। ठीक है, 11.9 का मतलब क्या है? 99 के बाद पॉइंट के बाद 11 टाइम 9S। ठीक है, ये परसेंटेज आप यहाँ बताई हुई है कि 99%, 99% भी नहीं, 99.11 टाइम 9%, 99.9999%। तो इतनी ड्यूरेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है कि मतलब इतना आपका डाटा सिक्योर होता है S3 के अंदर, वो भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर फर्ज कर लें, इसका एक और मतलब है, फर्ज कर लें आपने कोई डाटा यहाँ पे अपलोड किया हुआ है बकेट के अंदर। ठीक है, आपने कोई डाटा यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, लेकिन क्या होता है कि आपका डाटा यहाँ पे स्टोर हुआ है, जिस सर्वर के अंदर जाकर स्टोर हुआ है, जिस रीजन के अंदर, जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, जिस डाटा सेंटर के अंदर जाकर स्टोर हुआ है, वहाँ पे डिजास्टर आ गया है, वहाँ पे जो ना वो जो ना वो कोई डिजास्टर आ गया। ठीक है, डिजास्टर की वजह से जो ना वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया या इस तरह के डिफरेंट कोई डिजास्टर हो सकता है, तो आपका पूरा डाटा सेंटर खराब हो गया। ठीक है, वो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया था तो वो पूरा चीजें पानी में बह गई थी, तो इस तरह यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो फर्ज कर लें ये पूरा जो है ना ये खराब हो गया, ये आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, पानी के अंदर जो ना बह गया, ये सारा डिस्पर्स हो गया। अब क्या होगा? आपने डाटा यहाँ पे स्टोर किया हुआ था, कोई USA के अंदर कोई रीजन था ओहायो, उसके अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन था। ठीक है, यहाँ पे रुको 1 मिनट, वेट करें, कॉल आ रही है। जी भाई। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर हमने जो है ना वो किसी ओहायो किसी रीजन के अंदर, किसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, किसी डाटा सेंटर के अंदर हम कोई स्टोरेज यूज कर रहे हैं और वहाँ पे कोई डिजास्टर आ गया और वो हमारा पूरा डाटा सेंटर ही जो है ना वो खराब हो गया, या वो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि अपना डाटा भी जाया हो गया वहाँ पे, ऐसा नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं कि हम आपको 99.99% 9999 11 टाइम 9 हम आपको ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपको डाटा है ना वो किसी और जगह भी सिक्योर होगा, वो आपको यहाँ पे रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम ऑटोमेटिक रेप्लिकेट कर देंगे डाटा को। ठीक है, तो हम जो भी डाटा अपलोड कर रहे होते हैं S3 के अंदर, तो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट भी हो रहा होता है किसी दूसरे रीजन या अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी सर, आ रही जी है। सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें S3 इज अ मैनेज क्लाउड स्टोरेज, तो इसलिए इसको कहते हैं मैनेज्ड होती है। मैनेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास जो है ना, मेरे पास इतने टेराबाइट या इतने जीबी स्टोरेज है, नेट अपलोड करना है, तो क्या मुझे इतनी स्टोरेज मिलेगी भी नहीं मिलेगी, क्या वो कम तो नहीं पड़ जाएगी? तो ये इसलिए इसको कहते हैं मैनेज स्टोरेज होती है हमारे पास। इनेबल यू टू स्टोर डाटा एज ऑब्जेक्ट इन अ बकेट, तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, बकेट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। Object can be almost any data files such as documents, image, or videos. When you add object to a bucket, you must give them a unique name, which is called object key. Amazon S3 is object level storage. If you want to change a part of file, you must make change and then re-upload the entire modified file. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने कोई फाइल यहाँ पे अपलोड की है और उसको बाद में आप एडिट करना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट है उसको एडिट करना चाहते हो या उसमें चेंजिंग करना चाहते हो, तो वहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको पहले उसको जो है ना डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके फिर आपको दोबारा से री अपलोड करना पड़ेगा बकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक और चीज होती है, व्हेन यू ऐड ऑब्जेक्ट टू अ बकेट यू मस्ट गिव देम अ यूनिक नेम। वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को एक यूनिक नेम भी देते हैं, विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट की। उसकी ऑब्जेक्ट की भी होती है। की का काम करती है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। कल को हमने किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है या सर्च करना है, तो वो हम उसी ऑब्जेक्ट की जो उसको हमने नेम दिया होगा, यूनिक नेम, उसकी मदद से उसको हम बाद में सर्च आउट करेंगे। बकेट्स क्या होती हैं? बकेट्स आर सर लॉजिकल कंटेंट। जी सर, इसमें जो लास्ट लास्ट सेंटेंस में जो आपने बात कही, इसका मतलब ये है कि हम फाइल को, अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है S3 बकेट में, तो हम उसको वहीं पे ओपन करके चेंज करके वहीं पे सेव करके नहीं करते, हमें उसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर चेंज करेंगे और दोबारा अपलोड करेंगे। हाँ ऐसा बिल्कुल, ही है। इसी तरह इसी तरह। ठीक है, आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर दोबारा से आपको री अपलोड करना पड़ेगा। बकेट्स आर लॉजिकली बकेट्स आर लॉजिकल कंटेनर फॉर ऑब्जेक्ट। तो बकेट क्या काम करते हैं? एक तरह के हमारे जस्ट लाइक कंटेनर काम करते हैं कि चीजों को कैरी करने में हेल्प करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट या जो हम डाटा अपलोड कर रहे हैं उसको कैरी करते हैं। यू कैन हैव वन और मोर बकेट्स इन योर अकाउंट, एक से ज्यादा बकेट भी हो सकती हैं। फॉर ईच बकेट यू कैन कंट्रोल एक्सेस हु कैन क्रिएट, डिलीट एंड लिस्ट ऑब्जेक्ट इन द बकेट। तो जब आप बकेट क्रिएट कर लेते हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो फिर आप उसके ऊपर परमिशन भी साइन कर सकते हो, कौन इसके ऊपर क्या काम परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन इस बकेट को एक्सेस कर सकता है, कौन डाटा को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो वो सारी चीजें आप वहाँ पे परमिशन भी साइन कर सकते हो। You can also view access logs for the bucket and its object and choose geographical region where Amazon S3 will store the bucket and its content। तो वो कहाँ पे स्टोर है, किस रीजन के अंदर स्टोर है, तो आप सारी चीजें वहाँ पे देख सकते हो। टू अपलोड योर डाटा क्रिएट अ बकेट, तो फर्स्ट हमारी क्या होते हैं, बकेट क्रिएट करते हैं इन एनी AWS रीजन एंड देन अपलोड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू द बकेट। यू कैन virtually store as many object as you want। ठीक है, अनलिमिटेड स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं विद इन बकेट। एंड यू कैन राइट, रीड and delete objects in your bucket। A single object can up to 5 terabyte in size। तो ये MCQs के वाले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक टाइम में जो सिंगल ऑब्जेक्ट होता है उसकी क्या लिमिट होती है, 5 टेराबाइट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करना है तो इसका जो साइज होगा वो 5 टेराबाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, 11.9 हमें ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वो किस तरह की जाती है कि आपका जो डाटा वो हमेशा जो है वो सिक्योर रहता है, सेव रहता है। सर यहाँ पे कुछ जी सर ये जो पीछे की स्लाइड है उसमें एक लास्ट सेंटेंस था, वो बता दीजिएगा इसका क्या मतलब है, जो स्लाइड है ना, हाँ यहाँ पे ये इसमें जो आखिरी जो अपनी स्लाइड में, सर स्लाइड ऊपर स्लाइड में जो है ग्रैन्युलर एक्सेस, इसका क्या हाँ, मतलब है सर? ग्रैनुलर एक्सेस का मतलब होता है कि आप जिसको जितनी परमिशन देना चाहो अपनी मर्जी से मुताबिक उसको दे सकते हो। ठीक है, किसी को जिस तरह हमने नीचे पढ़ा कि जिसको आप रीड परमिशन दे सको, ठीक है, आप डिफरेंट यूजर को अलग अलग परमिशन दे सकते हो, उसको हम कहते हैं डिफरेंट परमिशन या ग्रैनुलर परमिशन। ठीक है, किसी को अगर मैंने कोई बकेट बनाई है तो अगर मैं उसको परमिशन दे सकूं, ठीक है, जिस तरह ग्रैनुलर का मतलब क्या होता है, आप स्पेसिफिक परमिशन या स्पेसिफाइड लिमिटेड परमिशन, उसको हम कहते हैं ग्रैनुलर एक्सेस को। क्या अगर आप वो देना चाहो किसी पर्सन को, तो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बकेट के ऊपर दे सकते हो कि कौन पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है, अपने डाटा को देख सकता है या रीड कर सकता है, राइट कर सकता है या डिलीट कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रैनुलर एक्सेस, लिमिटेड परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन, उसको हम कहते हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर जैसे क्या होते हैं,
Amazon S3 holds trillions of objects and regularly peaks at millions of requests per second. तो यहाँ बताया यू कैन virtually यहाँ पे क्या होता है, इसको पहले पढ़ लेते हैं. You can virtually store as many objects as you want. By default, your data is private. You can optionally encrypt it. तो ये भी एमसीक्यू के वाले बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो तो वो क्या होता है, मैं वो करके भी दिखाऊंगा. अभी ये पढ़ने से मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी लैब करके दिखाऊंगा कि जब हम कोई डाटा अपलोड कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है. ठीक है, आपको उसको पब्लिक करना पड़ता है अपने ऑब्जेक्ट को. डाटा इज प्राइवेट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता डाटा को. डाटा इज स्टोर्ड रिडंडेंटली, कि आप जब भी डाटा स्टोर करते हो तो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर जाके स्टोर हो जाता है. यू कैन रिट्रीव डाटा एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर ओवर द इंटरनेट. तो आप जब भी कोई आपने कोई डाटा एक्सेस करना हो तो आप उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. बकेट नेम मस्ट बी यूनिक. मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई बकेट बनाते हो, बकेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो नेम होगा ना बकेट का वो यूनिक होना चाहिए हमेशा. बकेट का नेम यूनिक नहीं होगा तो आप बकेट क्रिएट नहीं कर सकते. जैसा ये S3 है, मैं यहाँ पे जाता हूँ. मैं जैसे S3 के अंदर आया तो उसने मुझे सबसे पहले ये नहीं कहा कि आप ऑब्जेक्ट या डाटा अपलोड कर रहे हैं. उसने कहा सबसे पहले वो क्या करना पड़ेगा, बकेट क्रिएट करनी पड़ेगी. तो मैं सबसे पहले बकेट क्रिएट कर लेता हूँ. तो बकेट क्रिएट करने के लिए इसकी कुछ चीजें होती हैं कि अगर आपने कोई परमिशन साइन करनी है, बकेट नेम पहले लिखते हैं यहाँ पे. तो मैं लिख देता हूँ टेस्ट बकेट लिख देता हूँ. तो ये जो बकेट नेम होता है ना, ये यूनिक होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, जितने भी AWS अकाउंट बने हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनमें से किसी भी इस बकेट का नेम ना हो. तो बकेट नेम यूनिक होना चाहिए. यहाँ पे लिखा भी होगा बकेट नेम मस्ट बी यूनिक विद इन द ग्लोबल नेम स्पेस एंड फॉलो द बकेट नेम रूल्स. तो कुछ इसके रूल्स भी होते हैं, आप किस तरह बकेट नेम रख सकते हो, तो सारे रूल्स का वो फॉलो करना होता है. ठीक है, तो बकेट नेम आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं बकेट नेम मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल एग्जिस्टिंग बकेट्स नेम. जो भी बकेट पहले बनेंगे उनके दरमियान यूनिक होना चाहिए. Amazon S3 hold trillion of object and regularly peaks at millions. तो आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलती है और ट्रिलियंस की मदद से आप उसके अंदर जो है वो डाटा को स्टोर कर सकते हो. और जो है आप जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हो उस बकेट के ऊपर उसको ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, हैंडल कर देता है. बाय डिफॉल्ट नन ऑफ योर डाटा इज शेयर्ड पब्लिकली. यू कैन आल्सो एन्क्रिप्ट योर डाटा इन ट्रांजिट एंड चूज टू इनेबल सर्वर साइड एन्क्रिप्शन ऑन योर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें होती हैं, कस्टमर एन्क्रिप्शन, सर्वर साइड एन्क्रिप्शन होती है, वो भी आप इस यहाँ पे इनेबल कर सकते हो. तो यहाँ पे ये देखो क्या कह रहे हैं. अब जब भी कोई फर्स्ट टाइम आपने बकेट क्रिएट कर दी, फर्स्ट टाइम बकेट क्रिएट करने के बाद अब जब भी उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे कोई डाटा, तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा फर्स्ट टाइम. क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट प्राइवेट होता है, पब्लिक हमें करना पड़ता है मैनुअली. बाय डिफॉल्ट डाटा इन S3 is stored redundantly across multiple facilities and multiple devices in each facility. मैंने आपसे बोला कि आप जब भी कोई बकेट क्रिएट करके उसके अंदर डाटा स्टोर करते हो तो वो आपका एक जगह पे स्टोर हो रहा होता है, जिस सर्वर के ऊपर. ठीक है, एक ही जगह पे स्टोर हो रहा होता है. बट होता क्या है, AWS वाले आपके डाटा को मल्टीपल जगह पे स्टोर कर देते हैं. ठीक है, वो आपको नहीं बताते लेकिन स्टोर कर देते हैं. हाँ, लेकिन अगर आपका एक जगह तक डाटा एक्सेस नहीं हो रहा तो बाद में उसको एक्सेस कर सकते हो AWS को रिक्वेस्ट करके कि अगर वहाँ पे उनकी तरफ से कोई इशू आ गया है, AWS की तरफ से डाटा सेंटर के अंदर कोई इशू आ गया, वो काम नहीं कर रहा, वहाँ कोई डिजास्टर आ गया है, तो फिर आपको एक्सेस दे देते हैं कि आप दूसरी जगह भी एक्सेस उसको कर सकते हो अपने डाटा को. ऐसे प्रोवाइड लो लेटेंसी एक्सेस टू डाटा ओवर द इंटरनेट बाय. तो यहाँ पे डाटा को एक्सेस करने के जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे होते हैं वो उसको हम कहते हैं HTTP HTTPS. ये किस तरह यूज होते हैं, इसको सिर्फ आप अभी जो है एज MCQ याद कर लें कि जो हम S3 को एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, वहाँ पे HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल यूज हो रहे होते हैं. बकेट नेम्स आर यूनिवर्सल, यूनिक होने चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि Amazon S3 offers a range of object level storage classes that are designed for different use cases. अब AWS वाले क्या करते हैं, वो हमें हमारे पास ना एक आसानी पैदा कर देते हैं. उन्होंने S3 के अंदर डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस बना दी हैं. कौन कौन सी क्लासेस हैं, S3 स्टैंडर्ड हो गया, इंटेलिजेंट टीयरिंग हो गया. ठीक है, और हमारे पास स्टैंडर्ड इनफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस हो गया,
स्टैंडर्ड इन फ्लूइड एक्सेस वन जोन हो गया, ग्लेशियर होगा, तो डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस बनानी है। ये स्टोरेज क्लासेस क्यों बनाते हैं? ये स्टोरेज क्लासेस इसलिए बनाते हैं कि एक कंपनी है, अब उनको डाटा बहुत ज्यादा टेराबाइट्स में डाटा है या पीटाबाइट्स एक्साबाइट्स में डाटा को स्टोर किया हुआ है, तो उन्होंने ऑब्वियसली वो तमाम डाटा को तो एक दिन में एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ डाटा होगा जो उनको उनको करंट मंथली चाहिए होगा, कुछ डाटा होगा जो उनको एक ईयर में एक्सेस करेंगे, कुछ डाटा होगा जिनको वो 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल के लिए एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए डाटा को कैटेगराइज कर दिया उन्होंने कि जो डाटा आपको चाहिए डेली रूटीन के अंदर, आप डेली एक्सेस करना चाहते हो, 2 दिन बाद 3 दिन में एक्सेस करना चाहते हो, उसको आप स्टैंडर्ड में रख दो, ठीक है। ऐसा डाटा जो आपने कभी कभार एक्सेस करना है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, कभी कभार, उसको आप रख दो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यहाँ पे, यहाँ पे रख दो स्टोरेज के अंदर, ठीक है। ये जो वन जोन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। कोई ऐसा डाटा जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, आपने 5 साल में उसको 1 बार या 2 बार एक्सेस करना है, उसको आप रख दो ग्लेशियर के अंदर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा डाटा जो हम वहां से एक्सेस कर रहे हैं स्टैंडर्ड से, वहां से कॉस्ट हमें ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम उसको ग्लेशियर से एक्सेस करें तो वहां से हमें कॉस्ट कम पड़ेगी। तो ऐसा डाटा जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है या हमें उसको चाहिए नहीं है, या लॉन्ग टर्म बैकअप होते हैं या सेकेंडरी बैकअप्स होते हैं, अगर इस तरह कोई डाटा है, फिर आर्काइव डाटा है आपका, उसको फिर हम ग्लेशियर के अंदर रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर उसको बाद में एक्सेस करेंगे या जहाँ पे जो हमें स्टोरेज कॉस्ट आ रही होगी वो कम पड़ रही होगी। अब ऐसा डाटा है जिसको हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर पड़ा हुआ है, स्टैंडर्ड के अंदर पड़ा हुआ डाटा, तो हमें उसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। उसको वहां पे रखने के बजाय फिर हम क्या करेंगे, उसको ग्लेशियर के अंदर हम रख देंगे। वहां पे उसको एक्सेस तो हम उसको कर नहीं रहे, तो ग्लेशियर के अंदर हमें उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी, तो हमें यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशन होता है हमने वो लेना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है? S3 स्टैंडर्ड इज अ स्टोरेज कॉस्ट designed to provide high durability, high availability, and high performance object storage for frequently accessed data। ऐसा डाटा जो आप frequently access करते हो, जो आप daily access करते हो, बार बार access करते हो, because it delivers low latency and high throughput, Amazon S3 standard is appropriate for many use cases including cloud applications, dynamic web search, content distribution, तो different चीजें आप यहाँ पे कोई भी डाटा access कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऐसा स्टैंडर्ड के अंदर आपने स्टैंडर्ड के अंदर वो डाटा स्टोर करना है जो आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो, या आपके जो यूजर है वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस करे डाटा को, जो उसको करंट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप डेली रूटीन में उसको यूज कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, तो वो डाटा आप कहाँ पे स्टोर करोगे? S3 स्टैंडर्ड के अंदर स्टोर करोगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे S3 स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंट एक्सेस। यहाँ पे आप वो डाटा स्टोर करोगे जो आप कभी कभार एक्सेस करते हो, साल में 1 बार या 6 महीने में, 6 मंथ में, क्वार्टरली एक्सेस करते हो डाटा को, तो उसको आप ये उसके लिए ये स्टोरेज यूज करोगे। क्यों? अगर यही डाटा को कोई ऐसा डाटा जो हम क्वार्टरली एक्सेस कर रहे हैं या ईयरली एक्सेस कर रहे हैं, उसको अगर हम स्टैंडर्ड के अंदर रखें तो हम वहाँ पे ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, उसको भी यूज भी नहीं कर रहे, पड़ा हुआ तो कॉस्ट तो हमें आएगी, क्यों ना कॉस्ट कम करने के लिए उसको उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ से बाद उसको ट्रेप करेंगे तो कॉस्ट हमें कम पड़ेगी। The Amazon S3 standard infinite storage class is used for data that is accessed less frequently। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ था फ्रीक्वेंटली, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ लेस फ्रीक्वेंटली, बट रिक्वायर्स रैपिड एक्सेस पर नीडेड। अगर आपको चाहिए होगा तो आपको पूरी एक्सेस मिल जाएगी यहाँ पे। S3 standard infinite access is designed to provide high durability, high throughput and low latency is Amazon। सेम वही चीजें कि जो फंक्शनैलिटी आपको स्टैंडर्ड के अंदर मिलती है वही स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर भी मिलती है, ठीक है। तो अभी जो दो स्टोरेज पढ़ी, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड के अंदर आप वो डाटा रखते हो जो आपने फ्रीक्वेंट एक्सेस करना होता है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट अंदर आप वो रखते हो जो आपने कभी कभार एक्सेस करना होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट, लेकिन यहाँ पे एक चीज आ रही है वन जोन, यहाँ पे सिर्फ एक वन जोन का डिफरेंस है। वन जोन का मतलब ये होता है कि आप ये देखो, आप चाहे ये स्टोरेज यूज करो जो हमने लास्ट पेज में पढ़ी, ये वाली स्टैंडर्ड S3 स्टैंडर्ड, आप चाहे ये यूज कर रहे हो या अपने डाटा को स्टोर करने के लिए ये स्टोरेज यूज कर रहे हो, Amazon S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ये यूज कर रहे हो, तो आप इनमें से कोई भी स्टोरेज यूज कर रहे हो ना, अब यहाँ पे कोई भी डाटा अपलोड करते हो तो आपका डाटा मल्टीपल जगह पे आप जाके स्टोर हो जाता है, बैकअप बना देते हैं AWS वाले आप डाटा का, ठीक है। आपका जो डाटा होता है वो मल्टीपल रीजन, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जाके बैकअप बना के वहां पर उसको स्टोर कर दिया जाता है। हम नहीं बनाते, AWS वाले बाइट फाइल्स को बना के रख देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई डिजास्टर आ जाए, हमें डाटा
एक्सेस ना हो जगह से, तो हमें दूसरी जगह से एक्सेसिबल हो जाए डाटा। लेकिन इन फ्रीक्वेंट एक्सेस बंद जोन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपका जो डाटा होता है ना, अगर आपने उसको एक रीजन के अंदर स्टोर किया हुआ तो वहीं पे पड़ा हुआ, किसी दूसरे जोन या किसी अवेलेबिलिटी जोन किसी रीजन के अंदर जाकर स्टोर नहीं होगा, वो एक ही जगह पड़ा होगा। ठीक है, काम उसका वही होगा कि ऐसा डाटा जो आपने कभी कभार एक्सेस करना है, वो आप यहाँ भी स्टोर कर सकते हो, स्टोरेज के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, इस स्टोरेज दोनों के अंदर कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो आपको डाटा का बैकअप बना के रख देते हैं इन मल्टीपल रीजन के अंदर, मल्टीपल जोन के अंदर। बट अगर आप अपने डाटा को यहाँ पे स्टोर कर रहे हो तो आपका जो डाटा है उसका बैकअप बना के नहीं रखे जाते हैं, वो एक ही जोन के अंदर स्टोर हो जाता है। अगर वहां पे कोई डिजास्टर आ गया, वहां पे कोई इस तरह का कोई हादसा पेश हो गया, आपका डाटा अगर अनएक्सेसिबल हो गया तो उसको आप फिर दूसरी जगह से जाके एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए अगर हमें ये या फंक्शन मिल रहे हैं तो इसकी कॉस्ट भी वेरी कर रही होती है। जिस तरह स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अंदर हमें ज्यादा फंक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, कौन से फंक्शन मिल रहे हैं कि वहां पे हमें जो है ना वो ऐसा डाटा रख रहे हैं जो हम पूरी कंटिन्यू एक्सेस कर रहे हैं डाटा को, और वहां पे मेरा डाटा के बैक भी बन रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट ज्यादा हो गई स्टैंडर्ड की। अगर हम अपनी स्टोरेज के लिए कोई दूसरी स्टोरेज यूज कर रहे हैं, कौन सी स्टोरेज, इन फ्रीक्वेंट एक्सेस, स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंट एक्सेस यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे हमें फंक्शन कम मिलेंगे। फंक्शन कम मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ हम वही डाटा स्टोर कर सकते हैं जो हम कभी एक बार एक्सेस करेंगे, इसलिए इसकी कॉस्ट उससे कम होगी। अगर हम इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो इसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर हम इसको यूज कर रहे हैं इन फ्रीक्वेंट एक्सेस बंद जोन को, तो इसकी कॉस्ट उन दोनों से कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बैकअप का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे हमारा डाटा होता है वो उसका बैकअप बना के नहीं रखा जाता। ठीक है, तो इसको ये एक तरह से अनसिक्योर भी होता है। अगर अनसिक्योर है इसलिए इसकी कॉस्ट भी कम हो रही है हमारे पास। तो फिर हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सी स्टोरेज क्लास यूज करनी है। ये होती है स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, तो ये स्टोरेज क्लासेस होती है हमारे पास। फिर हम नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम यूज करते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट हम यूज करते हैं ग्लेशियर यूज करते हैं। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, अब ये एक अलग से स्टोरेज क्लास है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई ऐसा डाटा जिसको आप ज्यादा ही लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बैकअप प्लान, आपके सेकेंडरी बैकअप आप रखना चाहते हो, आपका आर्काइव डाटा जिसको आप कभी कभार एक्सेस करते हो, एक्सेस ही नहीं करते, जैसे हम चैट को आर्काइव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने कोई 5 साल में एक बार या 2 बार एक्सेस करना चाहेंगे तो उसको फिर हम जब रखेंगे तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे अमेजोन सिंपल सर्विस ग्लेशियर के अंदर। और यहाँ पे आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो सिंपल स्टोरेज ग्लेशियर सर्विस होती है ये हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट स्टोरेज सर्विस होती है। ये आपको एमसीक्यू आता है कि क्लाउड के अंदर लोएस्ट स्टोरेज को स्टोरेज क्लास कौन सी है, तो वो हमारे पास है स्टोरेज ग्लेशियर। डीप आर्काइव क्या होती है, इसको आप अभी रहने दो, इसको आप यही मान के चलो कि डीप आर्काइव हमारे पास कुछ नहीं होती, सिर्फ हमारे पास एक होती है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंट, स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंट वन जोन और ग्लेशियर होती है। और इनके डिफरेंस भी आपको पता चल गया यहाँ पे। जी आप पूछें। सर ये ऊपर एक जगह पे वर्ड का थ्रूपुट, इसका क्या मतलब है सर? क्या लिखा हुआ थ्रूपुट, क्या लिखा हुआ था, थ्रूपुट लिखा हुआ था। जी सर, थ्रूपुट थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब है कि अगर आपने डाटा को रीड राइट ऑपरेशंस करने हैं उसके ऊपर, और जिसके ऊपर वो होस्ट के ऊपर वो है हमारी पकड़ बनी हुई, तो वहाँ पे अगर आपने डाटा को एक्सेस करना है, डाउनलोड करना है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, थ्रूपुट ये होता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कितने हो गए उनके, आप तक डाटा कितनी जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं थ्रूपुट। फिर हमारे पास एक आता है, एक और स्टोरेज क्लास होती है। एक्चुअली स्टोरेज क्लास नहीं होती, ये हमारे पास ना एक सर्विस होती है, इसको आपने स्टोरेज क्लास नहीं कहना, अमेजोन एस इंटेलिजेंट टेयरिंग, ये स्टोरेज क्लास नहीं है, ये हमारे पास ना एक सर्विस है। ये क्या काम करती है, अब आप देखो आपका बहुत ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या आप उसको डेली चेक करोगे मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ, किसको मैं डेली एक्सेस कर रहा हूँ, किस डाटा को मैं महीने बाद एक्सेस कर रहा हूँ, किस डाटा को मैं 2 मंथ बाद एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, किसको मैंने कब मूव करा डाटा को, तो ये तो इम्पॉसिबल होता है एक पर्सन के लिए, तो वो के सारी चीजें हम खुद से कर सके। ठीक है, तो उसके लिए ना फिर हम एक सर्विस यूज करते हैं, इंटेलिजेंट टीयरिंग। ये क्या काम करती है, ये ना एक इंटेलिजेंट सर्विस होती है। इंटेलिजेंट ये क्या काम करती है कि आप फर्स्ट टाइम कोई भी डाटा अपलोड करोगे ना, आपने ये भी याद रखना है कि आप फर्स्ट टाइम कोई भी डाटा अपलोड करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी स्टोरेज क्लास के अंदर आता है,
वो स्टैंडर्ड के अंदर आके स्टोर हो जाता है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, चेंज कर सकते हो, बट बाई डिफॉल्ट जहाँ पे आके स्टोर होता है वो स्टैंडर्ड के अंदर आके स्टोर होता है आपका डाटा। फिर होता क्या है कि आपने स्टैंडर्ड के अंदर जो है ना वो 5 टेरा पर डाटा या जो भी आपका डाटा आपने स्टोर कर दिया यहाँ पे, फिर आप उसके साथ एक सर्विस यूज करते हो इंटेलिजेंट टीयरिंग। इंटेलिजेंट टीयरिंग क्या काम करती है, ये आपके डाटा को मॉनिटर कर रही होती है, आपके डाटा के एक्सेस पैटर्न को मॉनिटर कर रही होती है कि आपका डाटा कौन सा एक्सेस हो रहा है, तो कितना डाटा एक्सेस नहीं हो रहा, कौन सा डाटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, कौन सा डाटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा, उसको मॉनिटर करती रहती है इंटेलिजेंट टीयरिंग सर्विस। तो फिर क्या करती है, उस बेस पे, उस एक्सेस पैटर्न की बेस पे ये आपके डाटा को मूव कर देती है अलोंग डिफरेंट इन डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस के अंदर। कोई ऐसा डाटा जिसको आपने एक्सेस ही नहीं किया और उसको 3 दिन हो गए हैं वो स्टैंडर्ड के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा डाटा जिसको आपने, ऐसी फाइल है या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने 30 कंसेक्यूटिव डेट से एक्सेस ही नहीं किया, वैसे ही पड़ा हुआ स्टैंडर्ड के अंदर। तो इंटेलिजेंट टीयरिंग ऑटोमेटिकली क्या करेगी, उस डाटा को उठा के कहाँ स्टोर कर देगी, स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर स्टोर कर देगी। ठीक है, और फिर वो काम करती रहेगी। कोई ऐसा डाटा जो इसको यहाँ भी पड़े हुए 30 डे फिर गुजर गए, यहाँ से एक्सेस नहीं हुआ, फिर वो इसको उठा के दोबारा कहाँ पे मूव कर देगी, ग्लेशियर के अंदर मूव कर देंगे। इसी तरह अगर आप उसको दोबारा एक्सेस करोगे, ग्लेशियर से एक्सेस करोगे या इन फ्रीक्वेंट एक्सेस से एक्सेस करोगे, तो आपका डाटा दोबारा कहाँ पे मूव हो जाएगा, स्टैंडर्ड के अंदर ही मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन काम कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है आपका इंटेलिजेंट टीयरिंग। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे यहाँ पे पूछ लो।